हेलो दोस्तों। आज के टॉपिक में हम डिस्कशन करने वाले हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में। राजस्थान लोक सेवा आयोग की संरचना देखेंगे और अभी जो नई नियुक्तियां कर दी गई है राजस्थान लोक सेवा आयोग में उनके बारे में देखेंगे, उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों का डिस्कशन करेंगे और राजस्थान लोक सेवा आयोग के इतिहास और साथ ही साथ यूपीएससी के साथ में इसके रिलेशन को भी देखेंगे कि आखिर कैसे, मतलब कौन से सदस्य क्या बन सकते हैं और यूपीएससी कौन से आर्टिकल में है, वो बातें भी हम थोड़ी बहुत इसमें देख लेंगे, है ना। तो ये जो टॉपिक है ये आरपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ जो आप दूसरे आरएसएसएमबी और इन एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक में। पहली बात हम देख लेते हैं नई नियुक्तियां कौन कौन सी की गई है और क्यों की गई है। क्योंकि देखो आरपीएससी की जो स्ट्रक्चर है ना, वो कुछ इस तरीके की है कि एक तो होता है इसमें अध्यक्ष और 7 हो सकते हैं इसमें सदस्य। एक अध्यक्ष और 7 सदस्य हो सकते हैं। अध्यक्ष साहब वर्तमान में जो आपके थे वो दीपक उप्रेती साहब थे, यानी कि 14 अक्टूबर तक आपके दीपक उप्रेती अध्यक्ष थे। अब ये रिटायर्ड हो रहे हैं तो इनकी जगह पर नया अध्यक्ष बना दिया गया है। बात करेंगे अभी भूपेंद्र साहब की, उनको नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो और दूसरा, ये जो आपके दूसरे सदस्य हैं, जो मतलब आरपीएससी के जो सदस्य हैं, एक तो शिव सिंह राठौड़ है वर्तमान में, एक राजकुमारी गुर्जर है और एक रामूराम रायका है। ये 4 सीटें काफ़ी समय से वैकेंट चल रही थी। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि ना तो आरपीएससी प्रॉपरली इंटरव्यू करवा पा रही थी, हालांकि करवा सकती है, इसमें ज़रूरी नहीं होता कि पूरी सीटें भरी रहे, लेकिन फिर भी एक होता है कि काम बहुत लंबा हो जाता है। जैसे इंटरव्यू बोर्ड भी बनते हैं तो फिर 3 ही बोर्ड बनेंगे या 4 बोर्ड बन सकते हैं। तो 4 बोर्ड बनेंगे तो उस हिसाब से ही इंटरव्यू चलेगा। तो पर डे के हिसाब से हम कह सकते हैं कि 50 एक लोगों का इंटरव्यू होता है। अब जैसे मान लो 1000-1500 के इंटरव्यू करवाने हैं तो बहुत लंबा टाइम खिंच जाता है, 2-3 महीने 4 महीने लग जाते हैं। अब सोचो अगर 7 के 7 बोर्ड बनाए जाएँ और 7 बोर्ड बना के फिर इंटरव्यू करवाए जाएँ तो ये बहुत अच्छा काम होगा, जल्दी से निपट जाएगा, 1 डेढ़ 2 महीने के भीतर भीतर इंटरव्यू हो जाएंगे कम्प्लीटली। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम लिया सरकार ने। पहली बार ऐसा भी हुआ है कि 7 सीटों पर मेंबर्स बन गए हैं और ये आने वाली भर्तियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इन 4 सीटों पर अब नियुक्तियां दे दी गई है और एक अध्यक्ष साहब जो रिटायर्ड हो रहे हैं उनकी जगह पर नियुक्ति कर दी गई है। जो अध्यक्ष तो बनाया गया है आपके भूपेंद्र सिंह को, जो अभी हमारे डीजीपी थे, इनकी जगह तो अब लाठर साहब को डीजीपी बना दिया गया है, लेकिन ये भूपेंद्र सिंह जो थे इससे जस्ट पहले ही डीजीपी थे, तो इनको तो अध्यक्ष बना दिया गया। 4 सदस्य जो है वो संगीता आर्य, जो आपके निरंजन आर्य वित्त सचिव हुआ करते थे, उनकी वाइफ है। मंजू शर्मा जो है वो कवि, जो आपके कुमार विश्वास जो हैं उनकी वाइफ है मंजू शर्मा। जसवंत राठी एक पत्रकार हैं और बाबूलाल कटारा जो थे वो ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट के निदेशक थे। तो ये डूंगरपुर से आते हैं और डूंगरपुर वाले क्षेत्र से इनको बनाया गया है, मतलब। तो ये आपको याद रखना। इसमें थोड़ा सरकार ने सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा है, जैसे शर्मा को बनाया, राठी को बनाया, कटारा को बनाया, यानी कि एसटी वर्ग से बनाया, पहले एससी वर्ग से है इसमें, पहले से इसमें जनरल वर्ग का। तो यानी कि पूरा प्रॉपरली इसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग की। प्रॉपरली क्या है कि इन्होंने सबको ध्यान रखा, सभी वर्गों का लगभग, मारवाड़ का भी ध्यान रखा, साउथ का भी ध्यान रखा, वागड़ का भी, तो आपके पूर्वी राजस्थान का भी ध्यान रखा। इस तरीके से भी ये एक महत्वपूर्ण इन्होंने काम किया है, मतलब। अब हम देख लेते हैं कि ये आरपीएससी का गठन कैसे हुआ और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में इसके बारे में प्रोविजंस, मतलब कौन कौन से प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए और क्या इसका इतिहास रहा है, मतलब। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1923 में जो ली कमीशन बनाया गया था, जिसने यूपीएससी की सिफारिश की थी बनाने की, और फिर बाद में 1926 में यूपीएससी को बनाया भी गया। इस लीग कमीशन ने किसी भी तरीके से प्रांतों में लोक सेवा आयोग, यानी कि स्टेट्स में लोक सेवा आयोग के बारे में कोई प्रोविजन नहीं किया। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस दौरान प्रांतों के, यानी कि सभी क्षेत्रों से प्रतिनिधि आते थे। वो भी चाहते थे कि जो ये लोक सेवाओं का प्रावधान है ना, ये सेंटर के हाथ में ही नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने बोला कि स्टेट में भी ये प्रावधान होना चाहिए कि हम भी हमारे लोक सेवक नियुक्त कर सकें। तो सभी राज्यों में भी लोक सेवा आयोगों का गठन करने का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 14 जो है वो स्पेशली लोक सेवा और लोक सेवा आयोगों से रिलेटेड बात करता है। इसमें 2 अध्याय हैं, 2 चैप्टर हैं इसमें। एक तो चैप्टर है आपके 308 से लेके 314 तक और एक चैप्टर है आपके 315 से लेके 323 तक, यानी कि भाग 14 में 308 से 314 और आपके 315 से 323। 308 से 314 जो है ये तो करता है आपके लोक सेवा, यानी कि कौन से लोक सेवक रहेंगे, इनकी पद की शर्तें क्या रहेगी लोक सेवकों की, और लोक सेवकों को विशिष्टता किस तरीके से प्रदान की जाएगी ताकि इनके ऊपर कोई दिक्कत क्रिएट ना हो। इनकी एक तरीके से
कौन कौन से, जैसे आईएएस, क्या आईपीएस, आईजेएस, इनके बारे में प्रोविजन किया गया। और नए अगर मान लो कोई लोक सेवा बनानी होती है, उससे रिलेटेड प्रोविजन यहाँ पर 308 से लेकर 314 तक किया गया। लेकिन 315 से लेकर 323 तक जो प्रावधान किए गए ना, वो थे आपके 323 तक जो प्रावधान हुए वो आपके लोक सेवा आयोगों के बारे में हुआ। अब इसमें 315 जो है ना, एग्जैक्टली इसी में ही आपके सारे आयोग आ गए। आयोग कौन कौन से, जैसे सेंट्रल लेवल पर यूपीएससी रहेगा और स्टेट लेवल पर एसपीएससी रहेगा, यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमारे राजस्थान में आरपीएससी के रूप में है। और जबकि अगर मान लो किसी राज्य को ऐसा लगता है छोटा राज्य है, उसका खर्चा ज़्यादा आता है, वो चाहता है कि इसके लिए सरकारी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक नया आयोग बना दे, नए छोटे राज्य मतलब एक नहीं 2-3 राज्य मिलकर ये बोलते कि हमारे लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दो ताकि हम मिलकर काम कर लेंगे। जैसे पहले शुरुआत में हुआ भी था नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए। तो ये जेपीएससी का गठन करने का भी इसमें प्रावधान किया गया। अगर वो 2-3 राज्य मिलकर सरकार को ये बोल दे, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक प्रतिवेदन भेजे कि भाई हमारे लिए एक नया आयोग बनाओ, हम मिक्स आयोग होना चाहिए, संयुक्त आयोग होना चाहिए, जॉइंट आयोग, तो वो बना सकती है संसद। लेकिन फिर उसकी पावर जो है ना, वो संसद के हाथ में चली जाती है। मतलब सारी की सारी पावर किसके हाथ में चली जाती है, संसद के हाथ में चली जाती है। अब 316 में क्या लिखा हुआ है, 316 में लिखा हुआ है कि इन आयोगों में जो भी सदस्य बनाए जाएंगे, जो भी अध्यक्ष बनाए जाएंगे, उनकी नियुक्तियां कैसे होगी, उनकी पदावधि क्या होगी, ये सारी बातें। तो सदस्य और अध्यक्ष तो कैसे बनाए जाते हैं, जैसे यूपीएससी और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी हम बात कर रहे थे, उससे रिलेटेड जो अध्यक्ष और सदस्य बनेंगे वो तो राष्ट्रपति बनाएंगे साहब। राष्ट्रपति के हाथ में पूरी पावर है। राष्ट्रपति का मतलब यहाँ बैकएंड में आपके प्रधानमंत्री साहब है और उनकी कैबिनेट है, समझ रहे हो। यानी कि राष्ट्रपति के पास में तो केवल केवल और केवल कार्यकारी पावर है, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। तो फाइनली प्रधानमंत्री काम करता है पर राष्ट्रपति के नाम से शासन चलता है। इस वजह से राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी, ठीक है, इन दोनों की। तो और यहाँ पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में राज्यपाल के द्वारा नियुक्तियां की जाती है। यानी कि जैसे आरपीएससी में नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो राज्यपाल के द्वारा। जैसे आप देखोगे एक ऑर्डर आया, इस ऑर्डर में यहाँ लिखा हुआ है कि कलराज मिश्र जो हमारे गवर्नर है राज्यपाल के, वो अपॉइंट कर रहे हैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह को चेयरमैन एज ए राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर का 6 साल के लिए। इसका मतलब इसका मतलब यानी कि कलराज मिश्र के नाम से शासन चल रहा है मतलब। तो यहाँ राज्यपाल नियुक्त करता है, बैकएंड में वही सीएम और उसकी कैबिनेट है, ठीक है, लेकिन नाम राज्यपाल का आएगा। तो राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की। यानी कि जो आज की नियुक्तियां हुई है वो इसी तरीके की हुई है। सदस्यों की संख्या के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, सदस्यों की संख्या के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं बोल रहा। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा कि आप कितने भी नियुक्त करो, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम आधे से ज़्यादा सदस्य, आधे आधे सदस्य वो होने चाहिए जो 10 वर्ष तक उनको लोक सेवा का अनुभव रहा हो। यानी कि आप अगर 10 सदस्य भी नियुक्त करते हो तो 5 सदस्य या 6 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो लोक सेवा से आते हो। लोक सेवा मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब में रहे हो। जैसे भूपेंद्र सिंह की बात करें अपन, तो भूपेंद्र सिंह डीजीपी रहे हैं, यानी कि इन्होंने लोक सेवा के रूप में अपनी पूरा 57-58 साल इन्होंने लोक सेवा के रूप में ही दिए हैं। तो वो सारी चीज़ मतलब एक तरीके से वो सदस्य बन सकते हैं। ऐसे ही कुछ, जैसे अभी हम बाबूलाल कटारा की बात करें तो वो भी लोक सेवा। और बाकी आधे कोई भी हो सकते हैं, आपको भी बनाया जा सकता है, मुझे भी बनाया जा सकता है, ठीक है, कोई भी सदस्य बन सकता है। उम्र का कोई प्रावधान नहीं है कि मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए। यानी कि अगर मेरी मान लो 28 साल उम्र है तो मुझे मतलब सदस्य बनाया जा सकता है। आपकी उम्र मान लो 22 साल है तो आपको भी सदस्य बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि सरकार के लिए आपने क्या किया है और सरकार के कितने वफादार हो, मतलब वो सरकार पर ही डिपेंड होता है सारी चीज़ें, ठीक है। कार्यकाल क्या रहेगा, कार्यकाल रहेगा यूपीएससी का कार्यकाल तो रहेगा 65 वर्ष। यानी कि कहने का मतलब यूपीएससी का नहीं, उसके सदस्य और अध्यक्षों का, वो तो रहेगा आपके 65 वर्ष और 6 वर्ष की आयु। यानी कि अगर 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लो तो ठीक है, आप अपने आप ही हट जाओगे। और अगर आपकी 65 साल उम्र हो जाती है तो भी आपका कार्यकाल कंप्लीट हो गया। और ऐसे ही एसपीएससी और जेपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का कार्यकाल क्या रहेगा, 62 वर्ष और 6 वर्ष की आयु, ठीक है। यानी कि 62 वर्ष की आयु और 6 वर्ष का कार्यकाल, यानी कि 6 वर्ष कार्यकाल कंप्लीट हो जाए या 62 वर्ष की आयु। अभी जैसे इस ऑर्डर में आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है 6 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, और अगर इनसे पहले इनकी 62 साल की उम्र हो जाती है तो ये रिटायर्ड हो जाएंगे, समझ गए। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इस तरीके से लोक सेवा आयोग में कार्यकाल होता है सदस्यों का
और इस तरीके से आपके यूपीएससी के साथ में हमने कोरिलेट करके इसको देख लिया। अब इनको हटाया कैसे जाता है, तो ये चीज़ ध्यान से सुनना। अगर लोक सेवा आयोग के सदस्य, जो हमारा आरपीएससी की बात करें, जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करा आज, और ऐसे ही अध्यक्ष को नियुक्त करा, लेकिन अब इसको हटाने की पावर जो है ना वो राज्यपाल के पास में नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जो हटाएगा ना वो राष्ट्रपति हटाएगा, क्योंकि ये सदस्य, ये आयोग जो है, ये इतना इम्पोर्टेंट आयोग होता है कि राज्य प्रशासन के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है, और वो प्रशासनिक अधिकारी ही राज्य प्रशासन को संचालित करते हैं कम्प्लीटली। अगर मान लो ये बायस्ड हो जाएं, या सरकारी रूप से किसी भी तरीके से सरकार अगर ये काम करे कि ये कुछ भी अधिकारियों को नियुक्त कर रहे हैं, या सरकार इन पर ज़्यादा फोकस कर रही है, जैसे मान लो राजस्थान गवर्नमेंट ने अध्यक्ष साहब को बोला कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों को काम करवा लो, और अध्यक्ष साहब ने मना कर दिया कि मैं नियुक्त नहीं करूंगा ऐसे व्यक्तियों को, फर्जी लोगों को, तो फिर ऐसे तो गवर्नमेंट इनको हटा देगी। इसलिए स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हटाने का काम जो है ना वो राष्ट्रपति के हाथ में सौंपा गया है। इनको एक बार लगा दो, फिर राष्ट्रपति संभालेंगे जो भी संभालेंगे। तो राष्ट्रपति किस आधार पर हटाता है? कदाचार और अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति हटाता है इनको। लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति को कदाचार और अक्षमता को डिफाइन करना होगा, और वो डिफाइन करने का काम रहेगा उच्चतम न्यायालय का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का। उच्च न्यायालय का नहीं, उच्चतम न्यायालय का, है ना। सुप्रीम कोर्ट एक जांच करेगा। जैसे मान लो मैं सदस्य हूँ, और मुझे इन्होंने बोला कि ये हटा रहे हैं मुझे, इन्होंने राष्ट्रपति साहब को एक प्रतिवेदन भेजा कि ये व्यक्ति जो है ये सही काम नहीं कर रहा, हम इसको हटाना चाहते हैं। राष्ट्रपति बोला कि ठीक है हटा सकते हैं, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, उच्चतम न्यायालय के पास में इस प्रतिवेदन को भेजेंगे। उच्चतम न्यायालय के पास में आर्टिकल 145 के तहत एक पावर है उसके पास। वो क्या करता है, एक जांच करता है, अपने लेवल पर जांच कमेटी बना लेता है, और अपने लेवल पर जांच करेगा। उसमें 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, उसकी मर्जी हो जितने मेंबर्स बना सकता है, ठीक है। और फिर क्या करेगा, जांच करने के बाद में, ठीक है, वो राष्ट्रपति को बोलेगा कि नहीं हटा सकते, तो फिर नहीं हटा पाएंगे। और अगर राष्ट्रपति ये कह दे कि अगर वो राष्ट्रपति को ये कह दे कि नहीं नहीं हाँ हटा सकते हैं, ये दोषी है मतलब इस चीज़ में, तो फिर राष्ट्रपति हटा देगा। लेकिन किसके लिए? कदाचार और अक्षमता की जांच के लिए। कदाचार और अक्षमता के लिए ही सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाएगा। बाकी के लिए, बाकी का भी प्रावधान और दूसरे प्रावधान भी है जहाँ से इनको हटाया जा सकता है। जैसे अगर मान लो वो दिवालिया हो जाए, दिवालिया का मतलब होता है आर्थिक रूप से दिवालिया हो जाना या मानसिक रूप से दिवालिया हो जाना। कहने का मतलब है कि अगर कोई आर्थिक रूप से दिवालिया होता है तो उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही घोषित करते हैं हाई आर्थिक रूप से दिवालिया। ऐसे खुद को दिवालिया घोषित नहीं कर सकता व्यक्ति। जैसे मान लो मैंने किसी से पैसे लिए थे, मैं उसको पैसे नहीं चुकाऊं और कह दूं कि मैं तो दिवालिया हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं होता कि मैं दिवालिया हो गया। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही मुझे दिवालिया घोषित करेगा कि ये व्यक्ति दिवालिया हो गया, इसके पास में पैसे नहीं है, ये चुका नहीं सकता आपके पैसे। समझ गए? तो या तो आर्थिक रूप से, तो सिंपल सी बात है कि वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने उसकी जांच कर ली है, इस वजह से उसको दिवालिया घोषित कर दिया, तो यहाँ बिना किसी प्रकार की जांच के हटाया जा सकता है मतलब। दूसरा, शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाए। मान लो मैं किसी भी तरीके से कोई भी अध्यक्ष या सदस्य है, वो अपाहिज हो गया, जा नहीं पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा, मानसिक रूप से बिल्कुल कमजोर हो गया, पागल हो गया, ठीक है। अब ऐसे व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बन सकते या सदस्य नहीं बन सकते, तो इनको नॉर्मली डॉक्टर की रिपोर्ट्स होती है, ठीक है, हाई कोर्ट से परमिशन लेनी होती है, और फाइनली इसको हटा दो। पेड एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई भी व्यक्ति पेड एम्प्लॉयमेंट यानी कि किसी कंपनी में लगा हुआ है, या उसने अपनी कंपनी बना रखी है जहाँ से उसको सैलरी मिल रही है प्रॉपरली, तो ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्त नहीं किया जा सकता। और अगर मान लो वो नियुक्त है, तो उस व्यक्ति को कदाचार और अक्षमता का दोषी मानकर हटाया जा सकेगा, ठीक है। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि किसी और पद पर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो भूपेंद्र यादव जो हैं, भूपेंद्र सिंह जो है, वो भूपेंद्र सिंह पहले डीजीपी है और उनको आरपीएससी का अध्यक्ष भी बना दिया, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा मतलब। या तो वो डीजीपी रहेंगे या आरपीएससी के अध्यक्ष ही रहेंगे। तो ये होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि लाभ का पद, इस पे भी नहीं होना चाहिए। जब ये आरोप लगाए जाते हैं इस पर, अध्यक्ष या सदस्य पर, तो राज्यपाल के पास में इतनी सी पावर होती है कि जब तक जांच प्रक्रिया चल रही है ना, तब तक वो इनको निलंबित कर सकता है, यानी कि सस्पेंड कर सकता है, बाकी हटा नहीं सकता। हटाने का काम तो आपके सामने है, यही करेगा सुप्रीम कोर्ट ही कहेगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति फाइनल इनको हटाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज है, पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं, यानी कि कोई भी अध्यक्ष या सदस्य जो भी होता है, वो वापस से उस पद पर नियुक्त नहीं हो सकता। और न ही राज्य की कोई दूसरी और सेवाओं में ऐसे सदस्य रहिए
बनेगा, मतलब इस तरीके से, समझ रहे हो? तो वो चीज़ मैं आपको भी समझाता हूँ। एक छोटी सी स्ट्रक्चर है हमारे सामने, आर्टिकल 319 जो है वो इस बात, ये बात कहता है इसकी। क्या कहता है कि देखो आरपीएससी में या तो चेयरमैन है, मेंबर्स है। आरपीएससी का चेयरमैन दोबारा नियुक्त नहीं हो सकता अगर उसका एक बार कार्यकाल कंप्लीट हो गया। मान लो जैसे 55 साल की उम्र में आपको लगाया गया और आपने 61 साल तक जाते जाते अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। अब 62 साल तक रिटायर्ड होता है, तो अगर मान लो सरकार चाहती है कि चलो 1 साल के लिए आपको वापस से और नियुक्त कर दें, नहीं कर सकते क्योंकि 6 साल आपने पूरा कर लिया है, मतलब, ठीक है? तो चेयरमैन जो है वो आरपीएससी का चेयरमैन कभी नहीं बन सकता। तो फिर चेयरमैन को क्या बन सकता है? चेयरमैन जो है वो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है। चेयरमैन जो है वो यूपीएससी का मेंबर बन सकता है। कैसे बन सकता है? जैसे आपको पता है कि यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन के लिए जो पद की अवधि है वो 65 वर्ष या 6 वर्ष है। तो अभी तो इसके पास में, यहाँ मान लो ये 62 वर्ष से रिटायर्ड हुआ ना, तो अभी इसके पास में 3 वर्ष हो रहे हैं, तो इसको यूपीएससी में जगह दी जा सकती है। अच्छा, दूसरे स्टेट की पीसीएस का, यानी कि दूसरे स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका, तो वो उस दूसरे स्टेट का चेयरमैन बन सकता है, ठीक है, मेंबर नहीं। ठीक है, ये याद रखना आपने को। एक तो बात हो गई इससे रिलेटेड चीज़ों की। अब दूसरा दूसरा मान लो अगर आरपीएससी का मेंबर है तो वो क्या कर सकता है? आरपीएससी का मेंबर आरपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, लेकिन मेंबर दोबारा नहीं बन सकता। ठीक है, जैसे मान लो मुझे 51 साल में नियुक्त किया गया, मैंने 6 साल कंप्लीट कर लिए और मैं 57 साल का हो गया आरपीएससी के मेंबर के रूप में। अब मुझे वापस से नियुक्त करके मुझे अध्यक्ष बना दे मान लो, तो मैं आराम से अध्यक्ष बन सकता हूँ। अब मेरा कार्यकाल थोड़ा और हो गया, मतलब एक तरीके से मैं नए अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। तो मेंबर आरपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन आरपीएससी का मेंबर दोबारा नहीं बनेगा। और क्या बन सकता है मेंबर? मेंबर यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है और यूपीएससी का मेंबर भी बन सकता है। दूसरे पीसीएस का चेयरमैन भी बन सकता है और दूसरे पीसीएस का मेंबर भी बन सकता है। इसलिए मेंबर के पास में ऑप्शंस कई सारे होते हैं, चेयरमैन के हाथ में ऑप्शंस थोड़े कम होते हैं। फिर इनकी राज्य सेवाओं में नियुक्ति से रोक भी होती है कि राज्य सेवाओं में इनको नियुक्त नहीं किया जा सकता। बाकी और छोटे मोटे मान लो कोई आयोग बनाना है, कोई यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाना है, तो वैसा किया जा सकता है उसमें। ठीक है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें, इस ये रिलेटेड हमारी चीज़ें मेंशन है। अब अगर मैं आरपीएससी की बात करता हूँ और इससे रिलेटेड क्या इतिहास रहा है इसका प्रॉपरली, तो वो चीज़ें हम देख लेते हैं। देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दौरान हमारे 19 रियासतें और 23 ठिकाने हुआ 3 ठिकाने हुआ करते थे। ओवरऑल टोटल 22 हमारे चीज़ें थी। इन 22 में से केवल 3 रियासतें ऐसी थी जहाँ पर हमारे लोक सेवा आयोग अस्तित्व में हुआ करता था। जयपुर, जोधपुर और आपके अजमेर। जयपुर, जोधपुर और अजमेर में तो आपके लोक सेवा, सॉरी, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में आपके लोक सेवा आयोग था। यानी कि उस समय रियासतीय लोक सेवा आयोग के रूप में हम कह सकते हैं। ये पुलिस की भर्ती वगैरह, छोटे मोटे प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए भर्ती परीक्षाएं करवाते थे। ठीक है, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में। फिर क्या किया? हुआ ये कि हमारा 30 मार्च 1949 को, आपको पता है कि राजस्थान का गठन हुआ था, राजस्थान दिवस मनाया जाता है इस दिन 30 मार्च को। इससे पहले एक कमेटी बनाई गई। कमेटी का नाम था बी आर पटेल कमेटी। बी आर पटेल कमेटी ने हाई कोर्ट, राजधानी और आरपीएससी लोक सेवा आयोग से रिलेटेड इनके लिए कुछ प्रोविजंस दिए। भाई आप कुछ इनके लिए प्रावधान क्या क्या कर सकते हो, मतलब। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो पहले से मेंशन हो ही गया, कॉन्स्टिट्यूशन में तो चल ही रहा था काम हमारा। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो वैसे आपके 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, लेकिन हमें पता था कि कुछ प्रोविजंस क्या क्या हो सकते हैं। उस दौरान सारे जो बी आर पटेल वगैरह और ये जो लोग थे, ये लोग जानते थे कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए, तो इन्होंने इंटीग्रेट करने का काम किया, इनको तो किया खत्म। अच्छा, बी आर पटेल कमेटी की सिफारिशों के आधार पर उस समय हमारे राज प्रमुख जो थे मान सिंह, उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश जारी किया 16 अगस्त 1949 को, और जयपुर में 20 अगस्त 1949 को आरपीएससी का गठन कर दिया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कहाँ पर किया गया? जयपुर में किया गया 20 अगस्त 1949 को। लेकिन इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हुई ना, ये हुई आपके 22 दिसंबर 1949 को। 22 दिसंबर 1949 को जब अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हुई, उसको हम कहते हैं विधिवत रूप से आरपीएससी अस्तित्व में आया। लेकिन आरपीएससी की स्थापना 20 अगस्त 1949 को हो चुकी है, मतलब। शुरुआत में इसका एक अध्यक्ष बनाया गया
और 2 सदस्य बनाए गए। एक अध्यक्ष जो इसका बनाया गया, उस समय हमारे न्यायाधीश हुआ करते थे शरद कुमार घोष, इनको तो इसका अध्यक्ष बनाया गया। और दूसरा इसका जो सदस्य बनाए गए वो देवी शंकर तिवारी और एन.आर. चंदोरकर, इन 2 लोगों को इसका सदस्य बनाया गया। यानी कि शुरुआत में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य ही बनाए गए इसमें। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ ना, तो उससे जस्ट पहले यानी कि 25/1/1950 को एस के घोष ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि एस के घोष का काम था थोड़ा बहुत इसका संचालन करना हल्का फुल्का, ताकि वो ये देख सके, उस समय न्यायाधीश भी थे वो और इसी पद पर भी नियुक्त थे, तो वो ये देख रहे थे कि क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, उस दौरान इन्होंने न्यायाधीश के पद पर भी कार्य किया और ये न्यायाधीश के पद से भी इन्होंने उस दौरान इस्तीफा दिया था, मतलब क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा फ्रेम हमारे सामने तैयार नहीं हुआ है। फिर फिर क्या हुआ, कुछ समय के लिए तो ये पद खाली रहा, लेकिन फाइनली 28/7/1950 को एस.सी. त्रिपाठी साहब को, ठीक है, ये आपके एस.सी. त्रिपाठी, इनको अध्यक्ष पद पर नियुक्ति दी गई, जो एक आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे। ये हमारे दूसरे चेयरमैन बने और फिर ये आपके 1951 तक चेयरमैन पद पर कार्य करें। और फिर डी.एस. तिवारी जो बने वो 51 में बने, 8/8/1951 में, और 1958 तक चेयरमैन पद पर कार्य रहे। और ये थे आपके एग्जैक्टली सबसे ज़्यादा समय तक डी.एस. तिवारी साहब ही हमारे आरपीएससी के चेयरमैन रहे हैं। मतलब इन्हीं के कार्यकाल में क्या हुआ, हमारे राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया। राजस्थान का एकीकरण हुआ आपके 1 नवंबर 1956 को। जब 1 नवंबर 1956 को इनका कार्य जो ये राजस्थान का एकीकरण हुआ, तब अजमेर हमारे यहाँ पर राजस्थान में शामिल हो गया। अजमेर शामिल हुआ तो अजमेर राजधानी विवाद को लेके और एक बड़ा मुद्दा उठा लिया, भाई राजधानी तो अजमेर ही होनी चाहिए, क्योंकि पहले से भी अजमेर से ही प्रशासन कंट्रोल में होता था, अंग्रेजों का भी मुगलों का भी, इस तरीके से। तो फिर एक कमेटी बनाई गई थी वापस से, एस.एन. सत्यनारायण राव कमेटी। सत्यनारायण राव कमेटी ने बोला कि भाई देखो, आरपीएससी, राजस्व बोर्ड वगैरह और ये जो चीज़ें हैं ना, ये अजमेर को देना पड़ेगा हमें। तो 1957 में आरपीएससी को जयपुर से हटाकर अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये भी चीज़ हमें याद रखनी है। फिर इसकी सेवा शर्तें जो 1951 में बनाई गई थी, आरपीएससी के सदस्यों के अध्यक्ष कैसे काम करेंगे, इनके कर्मचारी कैसे वर्क करेंगे, ये सेवा शर्तें 1951 में बनी, 63 में बनी, 74 में बनी, और 2011 में संशोधन किया गया। और 2011 में संशोधन करके और सदस्य और अध्यक्ष की संख्या जो थी वो 7 कर दी गई। मतलब एक तो अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य कर दिए गए। शुरुआत में 1+3 नियुक्त हुए, फिर उसके बाद में आपके आ गए 1+5, और फिर आ गए आपके 1+7। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। शुरुआत में यानी कि 1951 की जो शर्तें बनी थी ना, उस दौरान 1+5 कर दिया गया था, और फिर उसके बाद में 2011 में इसमें संशोधन करके 1+7 सदस्य कर दिए गए आरपीएससी के। तो इस तरीके से आरपीएससी के स्ट्रक्चर बने। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। उसके बाद में कार्य क्या है आरपीएससी का? आरपीएससी का कार्य है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 234, अनुच्छेद 315 और 323 के अकॉर्डिंग आरपीएससी कार्य करती है। क्या क्या काम करती है, ध्यान से सुनना। अनुच्छेद 16 में आपको पता है कि अब हमारे मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक जो हमारी लोक सेवाएं होती है, उन लोक सेवाओं में आरक्षण से रिलेटेड प्रावधान है। अगर सरकार कुछ भी व्यवस्था करती है तो वो आरक्षण से रिलेटेड काम सरकार कर देती है, तो आरपीएससी उसके अकॉर्डिंग भर्तियां कराती है। तो वो एक तो आरक्षण की व्यवस्था के तहत काम करना, ये आर्टिकल 16 में मेंशन है। 234 में जिला न्यायाधीशों से भिन्न अगर किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, तो राज्यपाल क्या करेगा, आरपीएससी से यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग से और वहाँ के हाईकोर्ट से परमिशन लेकर ही नियुक्तियाँ करेगा। तो ये 234 के अकॉर्डिंग है। 315 में इसके जो कार्य दिए गए हैं, जैसे भर्तियाँ कराना, नियुक्तियों से संबंधित सिद्धांत, स्थानांतरण और पदोन्नति के मामलों पर सरकार को सिफारिशें देना, कानूनी व्यय के संबंध में सिफारिशें देना, अनुशासनात्मक मामले किसी मान लो आरएस ऑफिसर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी है, तो आरपीएस से उससे रिलेटेड सिद्धांत वगैरह और ये सुझाती है। ठीक है, और 323 में ये लिखा हुआ है कि आरपीएससी एक प्रतिवेदन बनाएगी और एक प्रतिवेदन बनाकर राज्यपाल को भेजेगी। फिर राज्यपाल क्या करेंगे, उस प्रतिवेदन को विधानसभा के जो सदन है, मान लो यार एक सदन है तो एक सदन में, दोनों सदन है तो दोनों सदनों में उसमें रखवाएंगे। मतलब तो वो प्रतिवेदन बनाने का काम 323 में इनमें लिखा हुआ है।
बाकी इसके कर्मचारियों का काम वगैरह, और ये तो 315 से 323 तक कई सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। ये सारे के सारे इसके कार्य, अधिकार वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, परीक्षाएं वगैरह करवाती है। इसकी स्वतंत्रता रिलेटेड प्रोविजंस की बात करें, अगर आप आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हो तो अभी हम उन सदस्यों के बारे में भी देखेंगे। तो वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोक सेवा आयोग की कार्यपालिका और स्वतंत्रता से संबंधित, कार्यपालिका से किस तरीके से स्वतंत्र है, उससे रिलेटेड प्रावधान बताइए। तो देखो यहाँ पर क्या है, सेवा शर्तें और कर्मचारी वृंद वगैरह जो होते हैं इसके, ये खुद बनाते हैं उनसे रिलेटेड नियम, यानी कि सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होता। दूसरा, इनकी नियुक्ति होने के बाद में इनके वेतन भत्ते सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, एक तरीके से स्वतंत्रता है। ठीक है, अगर परिवर्तन हो तो इसका मतलब है कि सरकार के ऊपर डिपेंड हो गए और सरकार जो भी चेंजेस करेगी ये उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। दूसरा, आयोग के सदस्य न रहने पर पद धारण करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, किसी राज्य सेवा में पद वगैरह और ये देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों के वेतन भत्ते और पेंशन जो होती है वो संचित निधि पर होता है। और संचित निधि क्या होती है कि संचित निधि से जो भी पैसा खर्च होता है ना, दो तरीके का होता है। संचित निधि से दो तरीके से पैसा, एक तो बजट से पैसा ले लिया जाता है, जैसे मान लो कोई भी योजना चलाने के लिए सरकार पैसा ले लेती है, और विधानसभा में सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया बजट, और उससे सरकार ने मान लो 100 रुपये आगे की योजनाओं के लिए ले लिए। और कुछ पैसा ऐसा होता है जो उस संचित निधि पर भारित होता है, मतलब उस पर कोई मत, यहाँ तो क्या होता है कि यहाँ तो मतदान होगा, मतदान होके हो सकता है कि विधानसभा 100 की बजाय उसको 80 दे दे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर सरकार ने 100 रुपये मांगे हैं, कुछ भारित खर्चा होता है, जिस भारित खर्चे में अगर मान लो सरकार ने 100 रुपये ही मांगे, तो फिर उस 100 रुपये को देना ही पड़ेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, उसमें कोई मतदान नहीं होगा, ना ही कोई उसमें परिवर्तन। इसमें बढ़ा के आप 100 की जगह 110 कर सकते हो, लेकिन 100 की घटा के इसको 90 नहीं कर सकते। ये होता है भारित खर्चा, मतलब संचित निधि पर। तो इनके वेतन भत्ते, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, या केग के वेतन भत्ते, पेंशन, ये सब चीज़ें इस पर भारित होती है संचित निधि पर। ठीक है, राज्य की संचित निधि पर सदस्यों या अध्यक्ष को हटाने का जो प्रावधान होता है वो न्यायिक जांच की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। न्यायिक जांच आपको पता है क्या होती है। न्यायिक जांच वही 145 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट जांच करता है और फिर ही हटाता है, मतलब राष्ट्रपति को कह के। तो इस तरीके से ये इस स्वतंत्रता से रिलेटेड इसके प्रावधान है। अभी हम शुरुआत में इसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि 1+7 की स्ट्रक्चर है। ये जो 4 वैकेंट सीट थी और ये जो सीट वैकेंट हो रही थी, इन पर नियुक्तियां दे दी गई है। तो ये सारी की सारी संगीता आर्य, मंजू शर्मा, जसवंत राठी, बाबूलाल कटारा, इन सबको नियुक्तियां दे दी गई है। इनमें से एक जो थे जसवंत राठी, इनसे रिलेटेड एक छोटा सा करंट अफेयर है। ये वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और कैंसर से, इनके कैंसर हो गया था, तो कैंसर से एक बहुत लंबी बीमारी से ये जूझ कर, और फिर मतलब कैंसर पर तो इन्होंने जीत ले ली, मतलब हालांकि ये बाहर निकल गए उससे, और कहीं ना कहीं मतलब इन्होंने एक जो पॉजिटिवनेस लेकर आए, और जो इन्होंने एक्सपीरियंस रहा कैंसर को लेके, उनसे लड़ने को लेके, तो उसको शेयर किया है इन्होंने कई लोगों के साथ में। इनसे रिलेटेड इन्होंने एक किताब भी लिख दी। किताब है मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध, ताकि लोगों को पता लगे कि कैंसर एक है खतरनाक बीमारी, लेकिन उससे लड़ा जा सकता है अगर आप पॉजिटिव रहते हो, आप अगर प्रॉपर डाइट लेते हो उसके माध्यम से। तो ये सारी की सारी चीज़ों से रिलेटेड एक किताब लिखी। इस किताब का अभी कुछ समय पहले अशोक गहलोत साहब ने इसको अपने आवाज़ से रिलीज किया था, यानी कि विमोचन किया था इसका। तो ये इनसे रिलेटेड बातें हैं। और दूसरी मंजू शर्मा की अगर हम बात करें, तो ये आपके कवि कुमार विश्वास की पत्नी है, जिनको भी सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ खबरें हो गई है, और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आरपीएससी से रिलेटेड भी, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आप इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा पीडीएफ को। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। आप मनीष लाइव अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको सर्च करते ही मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। बाकी अगर आप और ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।